खैर आगे बढ़ते हैं। योगा में ज्यादा धर्मेश शाह इंटरेस्ट है हमारे या साथ बाहर जुड़ में? चुके हैं आईसीआईसी सिक्योरिटीज से। डिम्पी, आपको योगा में ज्यादा इंटरेस्ट योगा आ रहा में है या ज्यादा बाहर में? इंटरेस्ट है, बाहर में तो और डिम्पी आज तो बुधवार ही है। नहीं नहीं नहीं, योगा में और आप योगा इंटरेस्ट है, बार की बाहर में बात कर रहे हैं। ये नाम बहुत जो है इंटरेस्टिंग वो है, मतलब उसको भी कहते हैं। कॉन्टेरियन नाम एक ही जगह दे रखा है। बार जो है योगा चॉकलेट के बार। टुकड़े को भी कहते हैं। आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ बुधवार बार को। वन, मैं वही बात बता रहा था कि बार वन है, इसलिए आप दूसरी तरफ मत जाइए बार में। वही योगा बार, वही योगा बार में वही बता रहा था। अच्छा, खैर एनी हाउ, ठीक, समझ गए, धर्मेश समझ इस गए। बीच हमारे viewers साथ भी जुड़ सब चुके हैं। समझते धर्मेश, आपने कभी खाया है योगा बार? खाया कभी आपने योगा बार? I never experienced. I just experienced yoga. मैंने तो नहीं खाया। योगा एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, ओके ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो अब मेरे को ये बताओ, आप मार्केट को कैसे देख रहे हो या देख क्या रहे हो, कैसे ट्रेड कर रहे हो ये बताओ। देखना तो रोज ही देख रहे हैं, कैसे ट्रेड कर रहे हो, और दूसरा अपनी ट्रेडिंग कॉल्स भी बता दीजिए सर। क्या सो जैसा जी पहले अपनी बात हुई थी कि हम बाजार पे हमें लग रहा है कि 17,800 का जो सपोर्ट है वो काफी मल्टीपल टाइम्स, अगर आप देखिए 3 हफ्तों में तो 4 से 5 बार मार्केट वहीं से पलटा है। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है 17,800 17,700 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो होल्ड करेगा इस वॉलेटिलिटी में, और आगे जाके हमें लग रहा है यहाँ से 18,300 का फर्स्ट टारगेट के साथ हम खेल सकते हैं, विच इज अपर बैंड ऑफ द चैनल। तो बाय द डिप्स आज के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं 18,045 के 18,050 के आसपास अगर निफ्टी फ्यूचर बाय करना चाहिए, और टारगेट ऑफ अराउंड 18,163, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 17,990। तो ये निफ्टी की बात हो गई। नाउ स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो हमें लग रहा है कि टाटा कॉम आज के हमारे इंट्राडे टॉप पिक है, जहां पे हमें लग रहा है कि 1388 1390 is a good level to re-enter on the dips towards a target of 1405 and keeping a stop loss of 1378. Apart from that, Tata Communication के अलावा हमें TCS भी, जैसा IT सेक्टर एज अ होल, लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी कि हमें लग रहा था कि बेस फॉर्मेशन है और यहाँ से जितने भी नेगेटिव न्यूज है कहीं ना कहीं प्राइस्ड इन है स्टॉक्स में। तो वी बिलीव, आई थिंक सो, TCS इफ यू लुक एट द वीकली एज वेल एज द डेली चार्ट, कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन ब्रेकआउट की तरफ है। तो कल भी लास्ट हाफ एन आवर में अच्छी बाइंग देखी गई TCS में, तो हमें लग रहा है कि TCS यहाँ से 3425 का टारगेट के साथ देख सकते हैं, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 3375 सो ओवरऑल आई थिंक सो बाय द डिप्स शुड बी द स्ट्रेटेजी। मार्केट पे आउटलुक की बात करें, हमें लग रहा है कि निफ्टी एज वेल एज द बैंक निफ्टी शुड रिकवर गोइंग फॉरवर्ड, एंड कहीं ना कहीं प्री बजट रैली की जो हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं इसी हफ्ते से हमें लग रहा है कि ऊपर की तरफ बाजार दिख रहा है, और 17,800 का जो सपोर्ट है वो होल्ड करना चाहिए। जेंटलमैन, 2 मिनट के लिए डिटूर लेते हैं, हम एक स्टेप बैक लेते हैं, कदम पीछे लेते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि जितने भी कंज्यूमर टेक कंपनी थे जिनके रिसेंट आईपीओ आए थे, उनके स्टॉक्स में बाजार की बड़ी रुचि है। हमारे व्यूअर्स हमें अनेकों बार ट्विटर पे और मेल्स लिख के बता रहे हैं कि इसमें हम क्या करें, नायका में क्या करें, हम पेटीएम में क्या करें। एक तरफ तो इनके वैल्यूएशन देखे गए थे बहुत महंगे, जब आईपीओ आए थे बहुत बड़ा यूफोरिया था, उसके बाद करेक्ट होना शुरू हो गए और हमने देखा 60, 70, 80% कंपनी के स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिली। वहीं कुछ ऐसे फंड हाउसेज हैं, फ्रैंकलिन हो गया, मीरे हो गया, पब्लिक डोमेन में डेटा ये बता रहा है कि इन लोगों ने कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स के अंदर परचेजिंग शुरू कर दी है, और इससे ही हमारे व्यूअर्स और इन्वेस्टर्स के मन में ये आ रहा है कि क्या मुझे भी लेना शुरू कर देना चाहिए कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स, डिलीवरी हो गया, ये सारे। तो ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जिगर मिस्त्री हैं कि महंगे स्टॉक्स जो हैं जो एंट्री का मौका दे रहे हैं या अभी भी इनके अंदर रिस्क है। बहुत लंबे अगर आपकी अवधि का व्यू है तो ही आइए, वरना आप इनको मत इस समय गिरावट के अंदर लेने की कोशिश मत करिए। जिगर मिस्त्री हमारे साथ बात कर रहे हैं। जिगर, आपने भी ये देखा होगा कल भी नायका एक ऑल टाइम लो की तरफ जाता चला गया, 5% नीचे 130 के आसपास। ये स्टॉक्स नीचे आते हैं और रिटेल इन्वेस्टर की रुचि बढ़ जाती है, लेकिन पूरी तरह से खराब नहीं है उनकी पॉइंट, क्योंकि कुछ फंड हाउसेज ने भी गिरावट का मौका लेके बाय करना शुरू कर दिया है। जो ग्राफिक्स आए थे आपके स्क्रीन पे, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? नमस्कार अजय, आपके शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जिस हिसाब से हम देखते हैं, थोड़ा एक स्टेप बैक करके देखें कि ये सबका बिजनेस मॉडल और वैल्यूएशन 2 अलग चीज है। वैल्यूएशन में क्या है कि ये सब एसेट्स को हम कहते हैं वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन इक्विटी एसेट, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ये पहले 10-12 साल इन्वेस्टमेंट जोन में रहते हैं और फिर से 13 से 20 साल के आसपास उनका पे ऑफ होना शुरू होता है। अगर आप नेटफ्लिक्स, मेटा, फेसबुक ये सब का भी
उदाहरण ले तो आप पाएंगे कि ये सिमिलर स्ट्रेटेजी रहती है इनकी। अब जब यूएस 10 ईयर ट्रेजरी रेट आपका 0.25% होता है और तब आप इसको डिस्काउंट करते हो, और जब ट्रेजरी रेट 5% होता है और तब डिस्काउंट करते हो, तो ये लीनियर मोशन नहीं है। 5% पे इसकी वैल्यूएशन करीब 70-75% कम हो जानी चाहिए, क्योंकि जो आउटफ्लो है कैश की वो इमीडिएट है पहले 5 साल में, और इनफ्लो है वो से 15 साल के बाद है। तो इसके कारण जब भी आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल्स करते हैं तब हम पाते हैं कि इनकी वैल्यूएशन काफी कम हो जानी चाहिए। तो पहला सवाल हो गया कि अगर यूएस की जो रिस्क फ्री रेट, ट्रू रिस्क फ्री रेट मानते हैं हम, अगर वो कम जल्दी से नहीं होने वाली जो हमारा मानना है, तो ये सब की वैल्यूएशन पे जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो मिलता नजर नहीं आ रहा। दूसरी चीज है कि अगर आप बिजनेस मॉडल देखें तो हर कंपनी आप अलग हिसाब से लेके चल सकते हैं। हम फंड चलाते हैं, हमारे पास ये किसी कंपनी जो आपके नाम लिए उसमें एक्सपोजर नहीं है, पर हम इसमें जो मॉडल्स हैं उसमें अगर आप समझे, आप नाइका देखें तो नाइका का क्लियरली एस्टैब्लिश्ड व्यू राइट टू विन है। ये जो मेकअप कैटेगरी जो थोड़ा हाई एंड मेकअप कैटेगरी है, पर यही राइट टू विन क्या ट्रांसलेट होता है अगर ये क्विक फैशन या इसमें आते हैं, तो ये इन्वेस्टर्स को सोच के चलना पड़ेगा। सिमिलरली पीबी फिनटेक है, पीबी फिनटेक का राइट टू विन ऑनलाइन इंश्योरेंस में काफी स्ट्रांग है, एंड दिस इज वन बिजनेस मॉडल दैट वी डू लाइक एज वेल। पर अगेन अगर आपका व्यू है कि यूएस इंटरेस्ट रेट तेजी से कम नहीं होगी, तो इनकी वैल्यूएशंस में सपोर्ट जरूर आएगा, ये इतना क्विकली गिरना चाहे कम हो जाए, पर आप उस पे कैश फ्लो का सपोर्ट पा पाएंगे कि नहीं। लास्टली सर जोमेटो ले, अगर मैं जोमेटो की 42-43 हजार करोड़ की मार्केट कैप देखूं और उसके सामने उसका कैश जनरेशन देखूं तो करीब आई थिंक 500-700 करोड़ का आपका ऑपरेटिंग कैश लॉस होता है, और इन्वेस्टमेंट्स में वो एनीथिंग बिटवीन 6 to 8,000 करोड़ इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके सामने मैं समझो डोमिनोज देखूं तो उसमें एट 30-32 हजार करोड़ मुझे 1000 करोड़ की कैश फ्लो मिलती है। तो कितना इमरजेंसी ऑफ कैश फ्लोज है, इसके ऊपर आई थिंक पूरी बात रहनी चाहिए। हमारा मानना है कि 2023 में अभी भी जो यूएस की इन्फ्लेशन है वो इतने जल्दी से कम नहीं होगी। तो ब्लूमबर्ग की डॉट प्लॉट है कि कितने तेजी से फेडरल रिजर्व रेट्स कम करेगा, ये हमारा मानना है कि वो काफी जल्दी है विजवी व्हाट फेड इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट, जो बोल रहा है कि पूरे 2023 में हम रेट्स कम नहीं करेंगे। तो इन समरी शायद ये शेयर इतना तेजी से गिरना कम कर भी दे, तो भी ये नहीं लग रहा है कि इनमें वैल्यूएशन में बहुत क्विकली उछाल आ सकता है। इंटरेस्टिंग टेक। पीबी फिनटेक पसंद आता है जिगर को, इनफैक्ट जोमेटो के मुकाबले वो कह रहे हैं कि जुबिलेंट फूड तो बेसिकली थॉटफुल डिसीजन न्यू एज टेक में लेना चाहिए। इवन जुबिलेंट जो है फूड टेक कंपनी की तरह बन गई है लास्ट कुछ सालों में, तो उसको भी वो क्लब कर रहे हैं इसमें, और उसमें भी करेक्शन हो चुका है तो वैल्यू नजर आती है। ठीक है जिगर, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस टॉपिक पर हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि फिनटेक कंपनियों में एक नए लोज तो हर दिन हम देख रहे हैं, ऐसे में ट्रेडर्स के मन में कई सारे सवाल आते हैं, और इस वक्त अगर देखें म्यूचुअल फंड की बाइंग तो हर गिरावट पर नजर आ रही है। आपका शुक्रिया और ये सारे ट्रिक हमें बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं और रिजल्ट हैवी, जहां पर हम देख रहे हैं हर दिन कई सारी बड़ी दिग्गज कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, उनमें आईटी सेक्टर के ठीक बाद बैंकिंग प्लेस भी शामिल हैं। कई सारी बैंकिंग कंपनियों के नतीजे आए जिसमें छोटी मझौली बैंक्स, बड़ी दिग्गज बैंक्स भी शामिल रही। पिछले दिनों इन तमाम कंपनियों के नंबर्स के साथ साथ क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर काफी हद तक अच्छे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स नजर आए। अब इंडसइंड बैंक के नतीजे आने वाले हैं, नतीजे कैसे रह सकते हैं उसके अनुमान थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इंडसइंड के चार्ट चेक भी कर लेते हैं। कुछ आप बताइए, इंडसइंड बैंक कल हमने देखा बिफोर द नंबर्स एक डाउनटर्न था, कॉशियस आउटलुक था इंडसइंड बैंक में, राय क्या रहेगी? जिंदगी स्ट्रक्चरली कहीं कोई डैमेज नहीं है। इंडसइंड बैंक इज वन बैंक जहां पे मैं काफी समय से पॉजिटिव रहा हूं। अगर कल का भी हम मूव देखें तो डेफिनेटली स्टॉक ने एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है, बट कल का जो लो था वो भी स्टॉक के 20 डे मूविंग एवरेज पे ही बिल्कुल आके थमा है। तो और कहीं ना कहीं हमने वहां से रिबाउंड आते हुए देखा था, स्टॉक में जो दिन का लो था वहां से एक अच्छा खासा रिबाउंड आते हुए देखा हमने। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अब भी पॉजिटिव बने रहें। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल डैमेज होता है तो वो 1190 के नीचे अगर स्टॉक क्लोज होगा तो होगा, तब तक के लिए मेरे लिए स्टॉक में बाई की ही सलाह रहेगी। यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री लें तो 1210 के जो लेवल्स हैं इनको अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। यहाँ पे मेरे लिए पहला टारगेट जो है 1260 का बन के आ रहा है, दूसरा टारगेट है वो 1280 का है। तो ओवरऑल इंडसइंड बैंक मुझे अभी पॉजिटिव ही लग रहा है।
पहला टारगेट उसके बाद 1280 तक भी जा सकता है, लेकिन नतीजे कैसे रह सकते हैं? नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर बात करें, मैनेजमेंट की तरफ से किस तरह की कमेंट्री और मार्जिन्स पर आउटलुक क्या है, एक बार विस्तार से समझते हैं नतीजों के अनुमान। हर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, बताएं इंडसइंड बैंक के नंबर से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? जी हाँ, अब जो नेट इंटरेस्ट इनकम है इंडसइंड बैंक का वो आएगा 4500 करोड़ के आसपास, 18.5% एक अच्छा बाउंस दिखाएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3700 करोड़ के आसपास आने की अपेक्षा, अब वो 11.5% से ग्रो होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रोविजनिंग लार्जली फ्लैट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो, और इम्प्रूविंग ट्रेंड दिखाता हुआ 1100 करोड़ के आसपास वो पर्टिकुलर नंबर है एक्सपेक्टेड। तो 4% डी ग्रोथ आएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, कम होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। पैट 1950 करोड़ पे आएगा, स्लाइटली हायर, और वो एक 57% जंप दिखाएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जब जीएनपी एनएनपीए का ट्रेंड देखे तो लार्जली इम्प्रूविंग ट्रेंड दिखेगा ये पर्टिकुलर क्वार्टर में। पर जो निम का नंबर है वो एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक रहेगा, एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ा रहेगा जिस पे स्ट्रीट की नज़र होगी कि कितना प्रेशर में है वो निम का नंबर, और आगे जाके कितना प्रेशर में रहेगा। आगे एक क्रेडिट कॉस्ट का जो नंबर है 1.5% के आसपास जहाँ पे एक्सपेक्टेड है, और एडवांसेस और डिपॉजिट्स के नंबर्स ऑलरेडी डिस्क्लोज कर चुके हैं। पर 19% ग्रोथ दिखाया है एडवांसेस साइड पे इंडसइंड बैंक ने, और 14.5% डिपॉजिट साइड पे, स्लाइटली लोअर जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे डिपॉजिट साइड पे इंडसइंड बैंक का ग्रोथ। ओके ठीक है, तो इंडसइंड बैंक के बारे में आपको एक ये व्यू पॉइंट तो मिल ही गया कि नंबर्स किस तरह से आ रहे हैं। एक काम करते हैं, कोई ऑप्शंस का सौदा या फिर सीधा सीधा कोई ट्रेड बनता है, एक बार यही पता कर लेते हैं। संतोष, ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, आप किसी भी तरीके से ट्रेड करवा सकते हैं, कैश है, ऑप्शंस है, क्योंकि फ्यूचर्स का भी पार्ट है, ये फ्यूचर्स है। अगर कोई रणनीति है तो जरा बता दीजिए। यस, स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो बुलिश है, हम ऑप्शन के थ्रू भी प्ले कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि ऑप्शन रिजल्ट्स के पहले आईवी बड़ी होती है, जैसे ही अर्निंग आउट होता है तो आईवी में हमको कूल ऑफ देखने को मिलता है, तो ऑप्शन बायर को नुकसान होता है। तो मेरे हिसाब से सलाह यही रहेगी आप कैश मार्केट के थ्रू इसको अप्रोच करें। जैसा कुछ ने बताया कि इसका जो लो था एग्जैक्ट 20 डे मूविंग एवरेज पे था, 1210 का इसका 20 डे मूविंग एवरेज है, तो मेरे हिसाब से 1200 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि ऊपर में जैसे ही ये 1270 का लेवल निकालेगा हमको शायद इसमें 1300 प्लस के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो टेक्निकली स्ट्रक्चर अच्छा है, तो स्टॉक को बाइंग साइड प्ले करना चाहिए कैश मार्केट के थ्रू। धर्मेश, रिलायंस इंडस्ट्रीज की कल मदद से निफ्टी को बहुत सहारा मिला। इनफैक्ट अगर हम लास्ट एक हफ्ते 15 दिन का रिलायंस देखें तो कल का जो 1.5-2% का मूव है, 35 रुपए चला है, ये ऑलमोस्ट नीचे में 2430 के आसपास चला गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2440 वहां से रिबाउंड किया है। प्रीवियस लो 2330 था, जब 2300 से 2750 तक की एक रैली आई थी। खबर ये आ रही है कि ये हाइड्रोजन बिजनेस में शायद स्टेक सेल करेंगे, जेफरीज का ये मानना है। रिलायंस क्या इस भाव पे लूं या वापस से 2450 के आसपास एक मौका मिले 2430 वहां पे लेना चाहिए, आप बताएं धर्मेश। जैसा जी आपने बताया कि 2300 से 2800 तक गया था, और एग्जैक्टली अगर आप उसका 80% रिट्रेसमेंट देखते तो कहीं ना कहीं 2420 2430 के आसपास आता है, और एग्जैक्टली रिसेंट लो जो था रिलायंस का कहीं ना कहीं 2430 के आसपास था। हमें लग रहा है कि रिलायंस स्ट्रक्चरली लुक्स पॉजिटिव फ्रॉम द मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। मे बी इन द नियर टर्म इट मे कंसोलिडेट इन दिस रेंज ऑफ 2540 2550 रिमेन्स टू बी द वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक, बट कहीं ना कहीं buy the dips is something a better strategy, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि Reliance is looking for bigger move. तो maybe I think so for the time being from the short term perspective I think so कहीं ना कहीं 2450 से 2470 का अगर जो रेंज पे buy the dips करना चाहिए for target of around 2540 2550 keeping a stop loss of 2420। तो कहीं ना कहीं टेक्निकली हम जब देखते हैं तो 80% जब रिट्रेसमेंट पे कोई भी स्टॉक सपोर्ट लेने के बाद जब एक अच्छा टेक्निकल पुल बैक आता है तो कहीं ना कहीं वो एक बेस फॉर्मेशन होता है। तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं रिलायंस इज इनटू अ बेस फॉर्मेशन फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ बिग मूव। तो मे बी सी अ मोर ऑफ कंसोलिडेशन फॉर द टाइम बीइंग, बट अगर आप 3 से 6 महीने की अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली एट द करंट मार्केट प्राइस रिस्क रिवॉर्ड इज मोर फेवरेबल इन रिलायंस इनसाइड द निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आपने देखा होगा कल पीटीसी इंडिया करके जो स्टॉक है वो सर्किट पे बंद हुआ था। हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ रहे हैं, इकोनॉमिक टाइम्स मोहित भल्ला, पहले ईटी में भी थे, हमारे साथ ईटी नाउ में भी काम कर चुके हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो एक से एक एमएनए की खबरें ब्रेक करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स के लिए दिल्ली से। और आज वो लेके आए खबर पीटीसी इंडिया जो ब्लॉक पे है, कौन सी कंपनियां इंटरेस्टेड है और कैसे ट्रांजैक्शन बढ़ सकता है आगे। मोहित, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया।
आज दिल्ली की सर्दी से सुबह सुबह हमारे साथ फोन में बात करने के लिए। तो आपके हिसाब से किस डायरेक्शन में ये ट्रांजैक्शन जा रहा है? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सर्दी तो बहुत है यहाँ। मैं ये कह सकता हूँ, हमने आज जो रिपोर्ट किया इसको, ये तो आप सब जानते ही, ये चर्चा में रह चुका है ये स्टॉक पिछले 1 साल में, जो कि कुछ गवर्नेंस कंसर्न्स पहले रेज हुए थे कंपनी में 2022 जनवरी में इसकी फाइनेंशियल सर्विसेज सब्सिडरी में। उसके बाद जो डिसीजन प्रॉम्प्ट हुआ है, ये जो चारों प्रमोटर हैं, जो कि चारों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, एनएचपीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिन्होंने डिसीजन लिया है अपना स्टेक अब बेचने का इसमें। इसकी बैकिंग है पावर मिनिस्ट्री की इस डिसीजन की, और इसलिए चारों ने प्रोसेस शुरू किया है। जहाँ तक हमारी खबर है जो सूत्रों से आ रही है कि अभी भी प्रोसेस प्रिलिमिनरी है। चारों कंपनियां जो प्रमोटर्स हैं वो पहले एक कंसेंसस बिल्डिंग करेंगी, अपना फ्लोर प्राइस तय करेंगी, जिस पे डील जो एक फ्लोर प्राइस बनेगा डील के लिए, उसके बाद ट्रांजैक्शन आगे बढ़ेगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि इसमें काफी स्ट्रेटेजिक बायर्स का इंटरेस्ट रहेगा। आज जैसे हमने लिखा है, इसमें अदानी, ग्रीनको, टाटा पावर, JSW एनर्जी जैसे लोग हैं, और डेफिनेटली इसमें अच्छा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आएगा जब ट्रांजैक्शन फूर्ती पकड़ेगा। शुक्रिया आज हमारे साथ ये स्टोरी की डिटेल्स शेयर करते हुए। मैं एक बार पार्थिव से जल्दी से पीटीसी इंडिया पे जानना चाहूंगा, क्योंकि पीटीसी इंडिया चलिए एक M&A ट्रांजैक्शन की बात है, लेकिन पीटीसी जैसे बहुत सारी पावर सेक्टर कंपनी रीरेट हो रही हैं, PFC REC चल रहा है अलग डायरेक्शन में, ये पावर ट्रांसमिशन कंपनीज भी चल रही हैं KEC टाइप की। ये पावर स्टॉक्स में भयंकर रीरेटिंग हो रही है, HNI इंटरेस्ट, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट। आप कहाँ बेट करेंगे पार्थिव? देखिए, आई थिंक पावर सेक्टर में जो वापस से हमने देखा है कि एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट आया है, इज नॉट ओनली फॉर द फैक्ट कि पावर डिमांड इंडिया में सुधरी है। लास्ट ईयर देखे तो पावर डिमांड हैड इम्प्रूव्ड बाय 5.5%, ये बहुत अच्छा आंकड़ा है। और हमने देखा है कि पिछले काफी सालों से नई थर्मल पावर कैपेसिटीज या तो अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट कैपेसिटीज नहीं आई है। तो एग्जिस्टिंग जो पावर कैपेसिटीज है उसमें अगर हम प्लांट लोड फैक्टर और प्लांट अवेबिलिटी फैक्टर देखें तो अच्छे पैमाने पे चल रहे। कोल की अवेबिलिटी अच्छी है और प्रॉफिटेबिलिटी भी इनकी अच्छी है। और अभी हम देख रहे हैं कि ये सब जो ट्रेडिशनल यूटिलिटी पावर कंपनीज है, वो लोग जो नया कैपेक्स है वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ पावर एनर्जी में कर रही है। जैसे टाटा पावर ने बताया उनके प्रेजेंटेशन में कि बाय 2030 उनको उनका 50% मिनिमम पोर्टफोलियो they wanted from renewable source of energy। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल और जो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स है उनका इंटरेस्ट बहुत ही बढ़ रहा है। हमने काफी बिग साइज M&A और इन्वेस्टमेंट स्टेक्स, स्ट्रेटेजिक स्टेक्स बाय करते हुए देखे, और हमने देखे कि बड़े ग्रुप्स भी है जैसे कि अंबानीज है, अदानीज है, वो लोग भी बहुत बड़ा फोरे कर रहे हैं। और जो 500 गीगावाट्स का रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का टारगेट है, ये आई थिंक पावर सेक्टर के लिए बहुत अच्छे न्यूज है। तो उस लिहाज से अगर कोई स्टॉक से प्ले करना है तो टाटा पावर फॉर द लॉन्गर होराइजन में बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी तरह से ये लोग बिजनेस मॉडल पूरा ट्वीक कर रहे हैं, और आगे जाते यहाँ पे हमें लग रहा है कि इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी वैल्यू क्रिएट हो सकती है। दूसरा स्टॉक JSW एनर्जी रहेगा। यहाँ पे भी हमने देखा है कि ये जो ग्रुप है, सर्जन ग्रुप, बड़े नॉइजेस नहीं करता, लेकिन डेफिनेटली उनकी जो इंटरनल स्ट्रैटेजी है कि आगे जाते जिस तरह से उन्होंने ऑलरेडी इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस किए और जिस तरह की कैपेसिटी बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, एग्जिस्टिंग पावर प्लांट्स तो बहुत ही एफिशिएंट है उनके, जो थर्मल पावर प्लांट्स है, गैस पावर प्लांट्स है, तो वहाँ पे भी रैंप अप हो रहा है। लेकिन ओवरऑल ये कंपनी भी हमें लग रहा है कि आगे जाते इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा कर सकती है। के लिए अच्छा कर सकती है, और इसमें बिग प्लेयर बाइंग और इंटरेस्ट भी लगातार बढ़ रहा है, विच मेक्स इट क्वाइट अट्रैक्टिव। पीटीसी करीब 5% की तेजी के साथ हमने स्टॉक में ट्रेड दिखाया। ये आगे बढ़ते हैं और मुनाफे का फंडा हमारे खास सेगमेंट का रुख करते हैं। पोजिशनल कॉल्स, फंडामेंटल पर्सपेक्टिव के लिहाज से कौन से दमदार शेयर्स हमारे एक्सपर्ट के पास, वो जानते हैं। आज हमारे साथ मुनाफे का फंडा में अमनीश अग्रवाल, प्रभुदास लीलाधर से जुड़ गए हैं। अमनीश, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कौन सी कॉल्स हैं, ट्रेडिंग आइडिया, इन्वेस्टमेंट आइडियाज इनफैक्ट कौन से आपकी तरफ से? ये देखिए, हम 2 स्टॉक इसमें बता रहे हैं। पहला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कंपनी बेसिकली डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस जो है हार्डवेयर में सपोर्ट करती है। आर्मी, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो। सो जैसे कि डिफेंस स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा किया है और डिफेंस के अंदर इंडिया काफ़ी स्पेंड कर रहा है, सो इस कंपनी की ऑर्डर बुक जो है वो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी आगे चल के भी वो बढ़ने का एस्टिमेट है। सेकेंडली, ये लोग हाइड्रोजन के अंदर, न्यू एनर्जी के अंदर
उसके अंदर भी जा रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू सेट अप स्टेशन देयर। और जैसे कि अगले साल इलेक्शन है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो पूरा का पूरा ईवीएम जो है वो भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ही बनाता है और इलेक्शन कमीशन को देता है। सो ये कंपनी ने पिछले 1 साल के अंदर बाकी डिफेंस स्टॉक्स के मुकाबले में ये उतना नहीं चला है, बट इसका लॉन्ग ऑपरेटिंग हिस्ट्री है और ये कंपनी ने पिछले 10-15 साल के अंदर काफ़ी अच्छा किया है। सो हमारा 125 रुपये का टारगेट है यहाँ पे, और 1 साल के अंदर यहाँ पे 20 से 25% रिटर्न जो है वो इजीली आ सकता है। सेकंड है जुबिलेंट वुडवर्क्स, कंपनी जिसके पास की ब्रांड्स हैं जैसे कि डोमिनोज है, पोपाइज है, डंकिन डोनट्स है। तो ये स्टॉक ऊपर से काफ़ी करेक्ट हुआ है, नियर टर्म में डिमांड का प्रेशर है, मार्जिन भी प्रेशर के अंडर हैं, बट ये सब जो है दे आर ऑल टेम्परेरी फेजेस। द सिचुएशन विल नॉर्मलाइज 1-8 क्वार्टर के अंदर, और उसके बाद आपका ग्रोथ जो है वो रिवाइव होगा। प्लस पोपाइज के ये लोग स्टोर खोल रहे हैं, अभी तक इन्होंने कुछ 10-12 स्टोर खोले हैं साउथ इंडिया के अंदर। सो अगर ये वर्टिकल जो है जो कि एक बड़े सेगमेंट के अंदर है, अगर वो रिवाइव करता है तो देन इस कंपनी का ग्रोथ रेट जो है वो धीरे धीरे करके ऊपर आएगा। सो हमारे हिसाब से यहाँ पे जितना भी फॉल आना था मोस्ट ऑफ इट वो आ चुका है, और यहाँ से अगले 6 से 12 महीने के अंदर इट गिव्स अ गुड अपॉर्चुनिटी 15 से 20% रिटर्न के लिए। ओके ठीक है, तो अमनीश आपको ये बता रहे थे कि ये स्टॉक्स पे ध्यान रखा सकते हैं, इसमें जुबलेंट भी है, 610 का टारगेट है, उसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे शेयर्स पे भी ध्यान रखा जाए। ये कुछ एक बेहतरीन शेयर्स हैं जो उनकी लिस्ट में आज शामिल हैं। अमनीश शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ये फंडामेंटल कॉल्स हमको बताने के लिए। 125 का टारगेट BEL का और 600 प्लस टारगेट जुबलेंट फूडवर्क का। आगे बढ़ते हैं, एक्शन स्टॉक्स जरा देख लेते हैं। पूजा मेरे साथ जुड़ रही है, वो आपको बताएंगे एक्शन स्टॉक्स आज के। पूजा बताएं आप। जी, लैंडमार्क कार्ड्स आज फोकस में रहेगा। कंपनी ने अपने ऑपरेशनल अपडेट जारी की जिसमें कि आय 41% की बढ़त के साथ 33,084 करोड़ हो चुकी है। कंपनी की व्हीकल बिक्री से में 44% ग्रोथ और आफ्टर सेल सर्विसेज में 3% की बढ़त हुई है। इसके अलावा नए मॉडल और आय बढ़ने से कंपनी को काफी ज्यादा फायदा होने की बात की जा रही है। पॉलीप्लेक्स पर भी नजर रखिए। थाईलैंड सब्सिडरी में इंडोरामा 51% हिस्सा खरीद सकती है, जिसका कि इस सब्सिडरी का जो वैल्यूएशन है वो 5,610 करोड़ का है। हेल्थ केयर स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। शैल्बी और एरिस लाइफ साइंसेज जैसे स्टॉक्स पर नजर रखिए। काफी मजबूत नंबर्स आए हैं इस तिमाही। शैल्बी की आय में 25% की ग्रोथ और एरिस लाइफ साइंसेज के आय में 27% की ग्रोथ इस बार दर्ज हुई है। इसके अलावा एरिस लाइफ साइंसेज ने ग्लेनमार्क फार्मा के डर्मेटोलॉजी पोर्टफोलियो में कुछ हिस्सा खरीदा है और जिसमें कि नॉट ट्रेडमार्क 340 करोड़ रुपए में खरीद लिए हैं। वीमार्ट रिटेल भी आज फोकस में रहेगा। मानसा होल्डिंग ने 1.65% हिस्सेदारी खरीदी 2,800 रुपए प्रति शेयर में और इसी के साथ जो स्टेक है वो बढ़कर 5.81% हो चुका है। RVNL आखिर में बात करें तो यहाँ पर कंपनी को एक ऑर्डर के लिए सबसे कम बोली लगाई। 1,058 करोड़ का ये ऑर्डर है रेल और मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए, जिसके लिए कंपनी L1 बिडर घोषित हुई। ठीक है, तो पूजा आपको बता रही थी कुछ एक्शन स्टॉक्स। इस सभी स्टॉक्स के बारे में हम चर्चा तो कर ही रहे हैं कार्यक्रम में और आपको खबर एक बार वापस से रिकॉल भी करवा रहे हैं। खैर मेरे साथ रत्नेश भी जुड़ रहे हैं, वो आपको ये बताने वाले हैं कि आज वो मार्केट में कैसे ट्रेड करेंगे और उनके कौन से ट्रेड हैं। रत्नेश बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जल्दी से बता दीजिए आप इंडेक्स पे आज कैसे ट्रेड करेंगे और आज आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या है। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाजार की बात करें तो मैं लास्ट टाइम भी जब मैं आपके साथ में था तो ये ब्रॉडर पिक्चर थी कि बाजार रेंज में ट्रेड करेगा। अगर नीचे हम देखें तो 100 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, उसको तोड़ नहीं रहा है, और ऊपर देखें तो 50 दिन का मूविंग एवरेज जो कि 18,300 के आसपास आता है उसको नहीं तोड़ पा रहा है। तो अभी भी व्यू यही रहेगा कि जब भी बाजार 17,800 850 के आसपास आता है वहाँ पे खरीदी की राय रहेगी और 18,200 250 के आसपास है तो वहाँ पे थोड़ा लाइट रहना है। तो बाजार ओवरऑल इसी रेंज में रहेगा। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक जो कि बरकरार रहेगा। मेरे जो आज के बेट रहेंगे उसमें सबसे पहले मिंडा कॉर्प रहेगा। मिंडा कॉर्प में एक बहुत अच्छा क्लासिकल राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना है, तो इसमें कल के सत्र में बहुत अच्छा वॉल्यूम भी हमको देखने को मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है मिंडा कॉर्प 236 रुपए के स्टॉप लॉस से 250 के टारगेट के लिए लेना चाहिए। दूसरा स्टॉक रहेगा L&T। इसमें ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे दिया, कल के सत्र में बहुत अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है। 2175 का स्टॉप लॉस लगा के 2260 का टारगेट रहेगा। और एक तीसरा स्टॉक एक और रहेगा हिंद यूनिलीवर। मुझे ऐसा लगता है कि काफी लॉन्ग इसमें कंसोलिडेशन चल रहा था, वो कंसोलिडेशन अब ये ब्रेक करने वाला है
मुझे ऐसा लगता है कि जो कंसोलिडेशन ब्रेक करेगा तो इसके ऑल टाइम हाई तक भी जा सकता है। हालांकि आज के सत्र के लिए 2635 का स्टॉप लॉस लगा के 2710 के टारगेट के लिए इसको बाय करना चाहिए। ठीक है, मैं कुछ और ये जो स्टॉक्स रत्नेश हमने बहुत ही बढ़िया सिलेक्शन किया है, ये कुछ ब्रेकडाउन करके लूंगा, लेकिन धर्मेश से मैं एक स्टॉक डिस्कस करना चाहूंगा। बाजार का पसंदीदा स्टॉक रहा है, 600 वाला ऑलमोस्ट 900 हुआ था भारती, और उसके बाद 860 900 के बीच में टॉप आउट होके नीचे गिरना शुरू किया, और अब ये 760 पे 100 रुपए घट चुका है। वहां से जबरदस्त शॉर्टिंग हुई है और प्रॉफिट बुकिंग भी हुई कुछ फंड्स के हिसाब से। कल भारती मित्तल जी की कुछ कमेंट्री आई है डावोस से, अगर मैं वो कमेंट्री लेके आ सकूं, ये देखिए 10% तो एक महीने में ही भारती घटा है। अगर मैं वो कमेंट्री लेके ला सकूं, वो 5G के ऊपर, क्योंकि 5G के ऊपर बाजार में चिंता बनी है। एक ब्रोकरेज रिपोर्ट ने भी बोला कि 5G में बहुत अग्रेसिव कैपेक्स हो जाएगा, तो शायद रिटर्न रेशियोज और फाइनेंशियल स्ट्रेच हो जाए भारती के, और ये शायद इसी वजह से रिलायंस भी थोड़ा करेक्ट हुआ था, क्योंकि जियो कारोबार तो है और 5G वो भी कर रहे हैं। बट ये चिंता कितनी सच थी, कितनी जस्टिफाइड नहीं थी, वो तो अलग बात है। चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, अगर हम उनकी कमेंट्री लेके आए डायरेक्टर साहब, ये देखिए, सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा टेलीकॉम को 5G का, लागत में कमी आएगी, कैपेक्स में कमी आएगी। तो उन्होंने काफ़ी बातें क्लैरिफाई की, जो चिंताएं बाजार ने जताई थी कि कहीं उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेच ना हो जाए। लेकिन चार्ट्स क्या है, चार्ट बॉटम बना रहे हैं धर्मेश, इस भाव पे लेना चाहिए 750 760, या और थोड़ा नीचे आने दें, उसके बाद भारतीय में वापस घुसें? अजय, अगर आप भारती का चार्ट देखते हैं थोड़ा मीडियम टर्म के हिसाब से, तो 720 से स्टॉक चालू हुआ था 860 तक, और उसी को कहीं ना कहीं जो मूव था उसी को रिट्रेस कर रखे हैं। राइट नाउ इट इज नियर द 50% रिट्रेसमेंट ऑफ द लास्ट मेजर मूव। तो वी बिलीव आई थिंक जो 740 730 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर भारती, जो हमें नहीं लगता है ब्रेक करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मे बी आई थिंक सो इफ वन इज हैविंग अ, मतलब तुरंत अगर आप मोमेंटम की बात करते हैं तो आई डोंट सी के इमीडिएट मोमेंटम यहाँ से दिख रहा है भारती में। बट या अगर पेशेंस है थोड़ा 2 से 3 महीने के हिसाब से, क्वार्टर के हिसाब से, तो डेफिनेटली आई थिंक सो भारती मे बी ट्रेडिंग इन दिस रेंज ऑफ 750 to 780 790, एंड आई थिंक सो दिस इज मोर फॉर एक्यूमुलेशन राइट नाउ। तो टेक्निकली शॉर्ट टर्म अवॉइड है, बट या अगर आप सोच रहे हैं कि अगर 3 से 6 महीने के हिसाब से, तो डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड इज फेवरेबल इन भारती। ओवरऑल टेलीकॉम स्पेस एज अ होल लुक्स पॉजिटिव, तो मे बी आई थिंक सो short term negative can be look as a buying opportunity from the medium term to long term perspective. So I believe I think so 740 750 is a good level to re-enter for Bharti for target of around 840 850 in the from the medium term perspective. टर्म के लिए तो नहीं, लेकिन ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिए रिस्क रिवॉर्ड भारतीय एयरटेल में फेवरेबल। अभी थोड़ी देर पहले रत्नेश एल&टी का जिक्र कर रहे थे। एल&टी और इसके अलावा कई सारी कंपनियां हैं जिस पर ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आई हैं। ब्रोकरेजेस का फोकस कौन से सेक्टर्स पर है और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी कौन से रेडार पर हैं, ये आज हमें अंकिता बताएंगी। बताइए अंकिता, ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट क्या है आज? आज की पहली ब्रोकरेज है बाय जेफरीज। उन्होंने हॉस्पिटल पे ब्रोकरेजेस निकाले हैं जिसके हिसाब से राइजिंग ऑक्यूपेंसीज और जो फेवरेबल पेयर मिक्स है वो सस्टेन करेगा उनकी डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ को। वो ऑल्सो इम्प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं इंडियन हॉस्पिटल्स के लिए। उन्होंने 4 हॉस्पिटल्स के स्टॉक्स को रेट किया है एज बाय: अपोलो हॉस्पिटल्स, फोर्टिस हेल्थ, मैक्स हेल्थ एंड मेदांता। उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल पे मेंटेन किया है बाय और टारगेट प्राइस को कट किया है 5110 पे। फोर्ट्रेस पे भी उन्होंने बाय मेंटेन किया है और अपनी टारगेट प्राइस को हाइक कर दिया है 345 रुपीज़ पे। अगली ब्रोकरेज है फिलिप कैपिटल की ऑन ICICI लोम्बार्ड। उसके उन्होंने बाय मेंटेन किया है फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ 1550। उनके हिसाब से कंबाइंड रेशो एलिवेटेड है ऑन हायर ओपेक्स और जो पैट ग्रोथ है वो मॉडेस्ट है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो अब इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देगी यहाँ से, और दे आर पॉजिटिव ऑन द लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ इन द नॉन लाइफ स्पेस। तो ये था फिलिप कैपिटल का ऑन ICICI लोम्बार्ड। नाउ CS ने भी अपनी ब्रोकरेज दी है बैंक ऑफ इंडिया पे। उन्होंने मेंटेन किया है आउट परफॉर्म, अपनी टारगेट प्राइस को हाइक करके 110 रुपीज़ पे। उनके हिसाब से जो कोर प्रॉफिटेबिलिटी है वो इम्प्रूव होनी चाहिए क्योंकि प्रोविजंस भी एलिवेटेड है और एसेट क्वालिटी उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है विद स्लिपेजेस एट 1%। अगला ब्रोकरेज है CS का ऑन L&T, जिन्होंने आउट परफॉर्म मेंटेन किया है और टारगेट प्राइस को हाइक किया है 2500 रुपीज़ पे। वो
पॉजिटिव ट्रैक्शन देख रहे हैं इन एग्जीक्यूशन एंड इनफ्लोज, और कंटिन्यू ट्रैक्शन जो है एड कर रहा है री रेट, उनके जो ईपीसी बिजनेस है उसको री रेट करने में और भी ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये कुछ एडिशनल टेलविंड्स भी हो सकती हैं एल&टी के लिए आने वाले टाइम में। तो ये था CS का एल&टी पे ब्रोकरेज। और अगला ब्रोकरेज हमारा है मैक्वेरी का ऑन ICICI लोम्बार्ड, जिन्होंने मेंटेन किया है अंडर परफॉर्म विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 995 रुपीज़। उनके हिसाब से जो Q3 अर्निंग्स थी वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थी ड्यू टू हायर एक्सपेंसेस, और जो ग्रोथ ड्रिवन बाय रिटेल हेल्थ सेगमेंट है, मोटर, वो इन सेगमेंट्स में पेन देखने को मिल रहा है, ऐसा मैक्वेरी का कहना है ऑन ICICI लोम्बार्ड। और वैल्यूएशंस उनको अभी भी एक्सपेंसिव लग रही है, और जो टेक्निकल ओवरहैंग है वो अभी भी परसिस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। सो ये थी हमारी ब्रोकरेजेस आज सुबह के लिए। थैंक्स अंकिता ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो हॉस्पिटल प्लेस है जो कि ब्रोकरेजेस के रेडार पर है। ICICI लोम्बार्ड पर मिली जुली रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे फिलिप कैपिटल खरीदारी की राय दे रहे हैं और मैक्वेरी की तरफ से अंडर परफॉर्म की रेटिंग है। और बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक, संतोष बैंक ऑफ इंडिया आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि कल नतीजों के बाद स्टॉक में हमने गिरावट देखी, हालांकि नतीजे काफी पॉजिटिव थे, हर लिहाज से नंबर्स काफी अच्छे रहे। और इस वक्त अगर देखिए क्रेडिट स्विस की भी बैंक ऑफ इंडिया पर एक पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट है। आउट परफॉर्मेंस की राय उन्होंने बरकरार रखी है और लक्ष्य यहां से 110 तक के देख रहे हैं। इनका ये कहना है कि मुनाफे में आगे भी सुधार की उम्मीद नजर आएगी। बैंक ऑफ इंडिया, क्या इस गिरावट में एक बार खरीदारी का मौका ढूंढा जाए? बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके जो अच्छे नतीजे थे ऑलरेडी फैक्टर्ड इन थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिल चुका है। हालांकि अभी भी चार्ट वीक नहीं हुआ है, क्योंकि अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो 90 का इसका 20 डे मूविंग एवरेज है और अराउंड 87 इसका 50 डे मूविंग एवरेज है। तो जब तक 90 से 87 के बैंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है, व्यू बुलिश रहेगा। तो कोई खरीदारी करना चाहता है इस डिप में तो खरीद सकता है, लेकिन 87 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि अगर 87 के नीचे स्लिप होता है तो शायद एक प्रॉफिट बुकिंग का कैंडिडेट बन सकता है। लेकिन अगर ये 90 to 87 का जोन होल्ड कर गया तो फिर से इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, जहां वापस हमको 108 से 110 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके ठीक है। नहीं, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट में एल&टी भी शामिल हो गया। अब तो खैर 2500 का टारगेट दिया जा रहा है, 2200 के आसपास की कल क्लोजिंग है, तो 300-400 रुपए की गुंजाइश अभी भी एल&टी पे बनती है। एक बार आप लेवल्स भी दिखा दीजिए एल&टी के। आज खुल कैसे रहा है? करीब 8 रुपये ऊपर खुल रहा है, और रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पे चल रही है क्रेडिट स्विस की 2500 रुपये तक का टारगेट है आउट परफॉर्मेंस की। क्योंकि 1.25 मिनट रह गया मार्केट ओपन होने में, तो मैं एक बार जल्दी से आपको निफ्टी के लेवल्स बता देता हूँ, वो फ्रीज कहाँ हुए हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स वो कहाँ पे फ्रीज हुए हैं, वो सब आपकी स्क्रीन पर आता जाएगा। आज मार्केट पर सेकेंड डे है जब मार्केट अच्छा खुल सकता है, और उसके बाद ये गैप इसके काम आएगा आज, क्योंकि कल 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग है। आज 21 पॉइंट और जोड़ेगा, कोशिश तो कर रहा है कि 18,200 की तरफ पहुंच जाए, बट हालांकि अभी थोड़ी इसमें दूरी भी है। इसके अलावा जो आज बैंक निफ्टी में गौरव दिखा दीजिए, बैंक निफ्टी का जो फ्रीज लेवल है वो 36 पॉइंट ऊपर है। ये 42,500 जब तक पार नहीं करेगा इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। जैसे मैंने आपको सुबह ऑप्शंस का डाटा में बताया था कि पुट के अंदर राइटिंग तो शुरू हो गई है, यानी कि पुट लोग बेच तो रहे हैं लेकिन कॉल्स खरीद नहीं रहे, यानी कि हेजिटेट हो रहा है बैंक निफ्टी को भी खरीदने में। आज के जो शेयर्स फ्रीज होके ऊपर खुलेंगे उसमें से SBI लाइफ और HCL टेक है। क्या IT कंपनी में दम अभी भी है? विप्रो, HCL टेक जो थोड़ा और चल सकते हैं, क्योंकि आधा 10% गैप के साथ खुल रहे हैं। आज इन पर जरूर ध्यान रखिएगा। आज बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व आपको ध्यान है, कल बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस के बारे में हमारे साथ संजीव भसीन जुड़े थे, वो कह रहे थे कि शेयर चल सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, आज तीनों ही शेयर बजाज ग्रुप के थोड़े एक्टिव हैं। बजाज फिनसर्व भी, बजाज ऑटो भी और बजाज फाइनेंस आपको दिखेगा बाद में, ये भी है करीब 1/4% ऊपर। इसके अलावा ग्रासिम, टाइटन जैसे शेयर्स भी आधा 10% ऊपर खुल रहे हैं। जो कमजोर खुलेंगे शेयर निफ्टी के, उसमें आइशर मोटर है, HDFC बैंक है करीब 1/4% नीचे, और अदानी पोर्ट्स के अंदर हल्की सी गिरावट दिखने को मिलेगी। कोई ज़्यादा बड़ा डैमेज नहीं दिख रहा। आज रिलायंस जैसा दिग्गज ऑलमोस्ट फ्लैट खुलने को है। एडवांसेस के साथ बाजार ने ओपनिंग किया है, 1000 आए हैं नंबर एडवांसेस के, 300 आए हैं डिक्लाइंस के, तो ठीक है, नंबर ज़्यादा खराब नहीं है। लेकिन जो गैप मिलना चाहिए था 21-22 पॉइंट का, थोड़ा कम हो गया है। वापस से निफ्टी 18,050 के आसपास आके ट्रेड करा, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि अभी भी हम उस मल्टी रेंज के अंदर है। हालांकि निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले आपको असर दिख ही रहा होगा। आज शुरुआत में भी निफ्टी हरे निशान में थी, जबकि बैंक निफ्टी लाल निशान में आया, क्योंकि इसको 42,500 अपने 20 दिन का डेमा पार करना है और उसके बाद इसमें शॉर्ट कवरिंग आएगी। टिल डेट तक शॉर्ट कवरिंग के चांसेस थोड़े कम हैं। आ जाती है फटाफट से निफ्टी के टॉप गेनर्स पे। SBI लाइफ 1% ऊपर, टाटा स्टील 1/4% ऊपर, विप्रो
1/4%, HCL टेक ऊपर है, हिंडाल्को ऊपर है, यश की संतोष की कॉल थी, बजाज फाइनेंस ऊपर है, ग्रासिम में भी आज तेजी है। तो ये सारे शेयर्स करीब आधा से पौने 1% है। कोई भी ऐसा एग्रेसिव शेयर नहीं लग रहा कि जो कि बहुत बड़े गैप के साथ खुला हो या फिर बहुत अच्छा चल रहा हो। हाँ, एक और चीज़ है, सेकेंड डे आईटी के अंदर बाइंग आई है और आज कुछ बजाज ग्रुप के अंदर भी बाइंग आ रही है, थोड़ा नोटिस कीजिएगा इस सभी चीज़ों को। आ जाते कमज़ोर शेयर जल्दी से मैं बता देता हूँ। सिप्ला, HDFC लाइफ, ICICI बैंक है, रिलायंस है और एक्सिस बैंक है। HDFC दूसरा शेयर भी है लिमिटेड वाला। तो आज थोड़ा HDFC ट्विंस तो कमज़ोर हुए या फिर ये कहें प्रॉफिट बुक करवा रहे हैं। रिलायंस का कल का पार्टिसिपेशन ओपनिंग का स्ट्रॉन्ग था, आज नहीं है, तो इसलिए हो सकता है वेटेज वाला शेयर साइडवेज हो जाए। ध्यान रखा जाए रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर इसी हफ्ते हैं जो आपको आके हुए दिखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट 50 वाले काउंटर्स को एक बार चेक कर लेते हैं, फिर मानसी आपको मेहमानों से जोड़ेगी और बताएगी इस समय की ओपनिंग कैसे और कैसे सौदे बनाए जाएं। सीमेंस ऑर्डर मिलने के बाद बैक टू बैक तीसरा दिन है, चल रहा है। एविएशन काउंटर्स में इंडिगो, ABB, पिरामिड एंटरप्राइजेस के अंदर जो बढ़त है वो 1/4% की है। इसमें से कोई भी ऐसा शेयर नहीं जो ब्रेकआउट कैंडिडेट हो, खाली सीमेंस को छोड़ के जिसके अंदर मूवमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आज ICICI लोम्बार्ड टूटा 5% नीचे नंबर्स के बाद। अदानी ग्रीन्स और DLF और अदानी ट्रांस, ये कुछ शेयर हैं जो आधे % सिर्फ नीचे हैं। तो कुल मिला के शांत ओपनिंग मार्केट की आपको देखने को मिल रही है। थोड़ा समय के बाद कुछ एडजस्ट होता हुआ दिखेगा। मानसी के पास चलते हो, मेहमानों से कनेक्ट करती है। मानसी जरा बताएं। शांत ओपनिंग तो है, लेकिन इस वक्त स्क्रीन जो है पूरा हरा नजर आ रहा है, तो सेंटिमेंट जो है वो मार्केट के अंडरटोन जो है अभी बुलिश है और 18,000 के लेवल्स को टिका कर रखना बाजार के लिए एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और इस वक्त अगर आप देखेंगे लेवल्स को टिका कर रखा है। सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स अगर आप देखेंगे, हरियाली हर तरफ वहां पर भी है, हर सेक्टर हर पॉकेट में। FMCG और IT प्लेज में आउट परफॉर्मेंस है। IT तो लगातार आई थिंक 6th या 7th सेशन है जबकि मजबूती दिखा रहा है। FMCG का ये दूसरा दिन है जबकि परफॉर्मेंस दिख रही है। आइए मार्केट की ओपनिंग हमारे एक्सपर्ट्स को कैसी लग रही है ये जानते हैं। रत्नेश, शुरुआत आपसे करेंगे, बताएं 18,000 के लेवल्स के पार 18,070 के स्तर, हरे निशान के साथ निफ्टी में कामकाज। बैंक निफ्टी हालांकि अब भी परफॉर्म इस वक्त तो नहीं कर पाया है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में कंपेयर करेंगे तो ऐसा लगता है कि निफ्टी का ही आउट परफॉर्मेंस थोड़ा सा कंटिन्यू रह सकता है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी की साइड थोड़ा सा पोजीशन लॉन्ग साइड में बनाना चाहिए। यहाँ पे 18,160, मैं निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो 18,160, 18,180 ये टारगेट मुझे ऐसा लगता है कि आ सकते हैं आज के सत्र में। और अगर नीचे का स्टॉप लॉस कोई लगाना चाहेगा तो यहाँ पे लगाना चाहिए 18,060 का। तो मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग साइड में ट्रेड जरूर ले सकते हैं निफ्टी फ्यूचर में। साइड ट्रेड निफ्टी फ्यूचर में। संतोष, मार्केट की ओपनिंग को आप कैसे देख रहे हैं? कौन से सेक्टर, स्टॉक्स कौन से आपके रेडार पर इस वक्त? मार्केट की ओपनिंग की बात करें तो बहुत अच्छा है कि एक फ्लैट थोड़ी सी पॉजिटिव ओपनिंग होकर डिप आया, तो एक वो बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से खरीदारी करना चाहिए। डिप आया, मेरे हिसाब से वहाँ बाइंग आएगी और मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी और निफ्टी शायद 18,200 से 250 की ओर बढ़ेगा, सो खरीदारी करना चाहिए। सेक्टर की बात करें तो आज मेटल सेक्टर क्लियरली हाईलाइट हो रहा है और कैपिटल गुड्स तो हाईलाइट हो ही रहा है। LNT ने कल परफॉर्म किया, आज कमिंस इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। इसके अलावा ABB, भेल जैसे स्टॉक्स, तो इन स्टॉक्स पर फोकस रखना चाहिए। तो मेटल और कैपिटल गुड्स और साथ में सीमेंट को भी ऐड कर लीजिए, ये स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते नजर आएंगे। ठीक है संतोष, आप सही कह रहे हैं। ABB के अंदर आज शुरुआती जो तेजी है वो थोड़ी काम अब भी आ रही है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा वॉल्यूम भी दिख रहा है। ABB, धर्मेश एक बार आप इसका चार्ट चेक करेंगे ABB का, ये 1% ऊपर हुआ है, वॉल्यूम भी ठीक है, पिछले 3-4 दिन का बेस भी है। और ये बात नहीं भूलनी चाहिए, सीरीज बजट की है, कैपिटल गुड्स वाले शेयर अच्छे चल रहे हैं, कमिंस, LNT, ABB। यस, तो कहीं ना कहीं अजय, कैपिटल गुड्स सेक्टर एज अ होल लॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट ऑफ लास्ट decade, I would say 12 to 13 years. So definitely ये जितने भी stocks है, ABB, Siemens, LNT, I think so they are likely to see the outperformance for 2023. Short term की बात करते हैं ABB में, definitely I think so 4 to 5% upside cannot be ruled out for the ABB from the current market price. But structural की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ABB, Siemens and LNT कोई भी डीप आती है यहाँ से, I think so for most of the stock, I think so they should be added in your portfolio from the medium term perspective. So definitely I think so जितने भी कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स है, apart from I would like to add one more thing that the transformer stocks like KEC International हो या टेक्नो इलेक्ट्रिक हो, जो हम काफी कम बात करते हैं, I think so there are also a lot of excitement in the, if you look at the stocks charts, I think so more promising, I think so वहाँ पे भी 20 से 30% की अपसाइड हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। तो apart from ABB, Siemens, LNT, I think so focus should also towards the mid cap stocks like KEC International or something like टेक्नो इलेक्ट्रिक।
ओके ठीक है। खैर इस बीच अगर आप वैसे मार्केट का एक बार एडवांस डिक्लाइन भी दिखा दीजिए शुरुआत में। अब इंडिया विक्स को देखने का भी समय हो गया, ऑलमोस्ट 5 मिनट निपट चुके हैं। इंडिया विक्स के अंदर अभी ज़्यादा फॉल नहीं हो रहा। और कल एक अजय ने वर्ड इस्तेमाल किया था कि बैंक निफ्टी ने बेड़ियाँ डाल रखी हैं। एक्चुअली बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी जब तक 20 दिन का डीएमए को पार नहीं करेगा, ये निफ्टी को भी नहीं चलने देगा। आज एडवांस डिक्लाइन कल के मुकाबले बेहतर है। कल हमने 150 पॉइंट ऊपर क्लोज किया था, एडवांस डिक्लाइन खराब थी। लेकिन आज एडवांस डिक्लाइन ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक निफ्टी लाल निशान में। ज़्यादा मेहनत बैंक निफ्टी को करनी पड़ेगी। ये आज के लिए अगर आप लूजर्स भी चेक कर रहे हैं ना, तो आज पहले 4-5 शेयर चेक करेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक, HDFC और HDFC दूसरे वाला लिमिटेड वाला, इन सब ने आज प्रेशर बना दिए बैंक निफ्टी पे। एक बार आईसीआईसीआई बैंक को चेक करेंगे आप संतोष, ये ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है कि आज के दिन के अंदर। यस, आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो प्रेशर दिखा रहा है, बट हो सकता है मेरे हिसाब से इनिशियल 15-20 मिनट वेट कीजिए। मॉर्निंग प्रेशर के बाद शायद रिकवरी करे, क्योंकि 855-854 एक सपोर्ट लेवल है। अगर वो होल्ड कर गया तो शायद हमको रिकवरी देखने को मिल सकती है। हाँ, इनकेस अगर 854 ब्रेक होता है तो शायद ये मार्केट पर प्रेशर बना सकता है, क्योंकि फिर इसका जो अगला सपोर्ट लेवल आ रहा है वो 837 रुपये के आसपास का आ रहा है। बट फॉर टाइमिंग मुझे लगता नहीं कि इनिशियल ये ज़्यादा प्रेशर करेगा। 15-20 मिनट के प्रेशर के बाद शायद रिकवरी आ सकती है स्टॉक में भी। ठीक है, तो चलिए बैंकिंग प्लेस में रहा है। आईटीसी को हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, योगा बार में एक्विजिशन की मन यहाँ पर कंपनी ने बना लिया, लेकिन एफएमसीजी प्लेस को डिस्कस करना चाहिए, इंक्लूडिंग आईटीसी। हम देख रहे हैं कई सारे काउंट एफएमसीजी। ये दूसरा दिन है जबकि ये सेक्टर जो है वो चल रहा है आईटी और बैंक्स के साथ बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। वरुण बेवरेजेस, HUL, आईटीसी, गोदरेज कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं करीब आधे % तक की तेजी इस वक्त नजर आ रही है। एक बार रत्नेश आपसे राय जानना चाहेंगे, इस वक्त एफएमसीजी प्लेस में धीरे धीरे कह सकते हैं एक अपमूव या ट्रेंड जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस ट्रेंड को कैसे देखा जाए, चार्ट्स पर क्या ये ट्रेंड आपको एक्टिव नजर आ रहा है? एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो सुबह मॉर्निंग में मैंने HUL ऐड भी करा था स्टॉक्स में, वो एक मुझे अच्छा आउट परफॉर्म दिख रहा है। डेफिनेटली अगर बाजार को निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा तो एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रही है। तो HUL के अलावा आईटीसी डेफिनेटली एक और स्टॉक ऐसा रहेगा जिसमें हालांकि आईटीसी में थोड़ा सा ऊपर सप्लाई है 337-38, तो 337 का वेट करना चाहिए निकलने का। 337 के ऊपर निकलता है आईटीसी तो एक नई तेजी वापस से चालू होगी, इसमें 345 तक के लिए लेके जाएगा। उसको वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 331 का। तो मुझे ऐसा लगता है एक आईटीसी और एक HUL, ये 2 स्टॉक पे जरूर एफएमसीजी सेक्टर में वेट करना चाहिए। क्या पार्थिव, अभी थोड़ी देर पहले बजट स्पेसिफिक थीम्स की हम बात कर रहे थे और इसमें रेलवे स्टॉक्स को भी जोड़िए और पर्टिकुलरली RVNL, क्योंकि RVNL का मैनेजमेंट अभी हमारे साथ कल जुड़ा था और इनफैक्ट सोमवार के दिन जुड़ा था। ऑर्डर विंस को लेकर काफी ज्यादा कन्विक्शन है। ताजा खबर भी है 1058 करोड़ के मेट्रो और रेल प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी ये साबित होती हुई दिखी है। मजबूत ऑर्डर बुक और रेलवे स्टॉक्स तो फ्लेवर में रहते हैं इवन बिफोर द बजट, और उसके बाद भी एक इम्पैक्ट। इस पूरे सेक्टर को कैसे देख रहे हैं आप? मानसी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार के जो बजटरी एलोकेशन है उसमें ओवरऑल जो इंफ्रा पाइपलाइन के लिए जो ग्रोथ रहेगी वो पिछले पैमाने पे डेफिनेटली ज़्यादा बेटर रहेगी। और उस लिहाज से हमने देखा है कि जो रेलवे सेक्टर है जिसमें काफ़ी सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है जो काफ़ी रेलवे का काम एग्जीक्यूट करती है। और अभी हमने देखा है कि RVNL जैसी कंपनी इवन जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो उनकी जो ऑर्डर बुक है काफ़ी बड़ी हुई है और बुक टू बिल रेशियो देखे तो भी काफ़ी सुधरा है और एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड RVNL का काफ़ी बेहतरीन रहा है। रीजनेबली अच्छे मार्जिन्स और अच्छी वर्किंग कैपिटल साइकिल पे कंपनी कामगिरी करती है और ज़्यादातर जो ऑर्डर्स होते हैं बहुत सेफ होते हैं इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर बुक, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स कम्स फ्रॉम द रेलवे सेक्टर और रेलवे मिनिस्ट्री ने भी काफ़ी एग्रेसिव टारगेट्स दिए। तो उस लिहाज से आई थिंक आज की तारीख में हमें लग रहा है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि RVNL जैसी कंपनी में अच्छा रनअप आया है, स्टिल देयर इज मोर लेग एंड मोर स्टीम, क्योंकि आने वाले 2-3 साल में अगर हम देखेंगे तो ये ऑर्डर बुक की जो रन रेट है और जो पाइपलाइन है वो बढ़ने ही वाली है। तो उस लिहाज से आई थिंक ये कंपनीज भी अपना जो एग्जीक्यूशन है वो बढ़ा रही है। तो आगे जाते इसमें अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ और EPS ग्रोथ पेंसिलिंग कर सकते हैं। तो डेफिनेटली RVNL लुक्स गुड। संतोष, JTL इंफ्रा को लेके आइए। रिटे साहब, कल लास्ट आवर और ट्रेड में 6% स्टॉक चल गया था और आज खुला ही 12% ऊपर है। और ये पाइप कंपनी है जिसमें खैर इसमें अभी लास्ट 1-1.5 महीने से एक्शन शुरू हुआ है 300 के भाव से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन बाकी पाइप कंपनीज में हमने देखा है लास्ट 6-8 महीने में क्या हुआ है। संतोष, जरा इसका चार्ट देखें, ये किस लेवल्स तक के लिए जा सकता है? ये ब्रेकआउट कितना मजबूत लग रहा है आपको?
आप JTL इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जो अराउंड 360 के आसपास ट्रेड कर रहा है, am I right? जी हाँ। यस, इस स्टॉक की बात करें तो स्टॉक ओवरऑल एक तेजी के ट्रेंड में करेक्शन के बाद फिर से तेजी दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम हालांकि इतनी गैप अप के बाद चेज नहीं करना चाहिए। कोई डिप मिलता है वापस तो खरीदारी देखना चाहिए, 325 के आसपास मिलता है तो वो एंट्री लेवल रहेगा। फॉर टाइमिंग ओवरऑल व्यू बुलिश है, जिसका ऑलरेडी होल्ड है उनको होल्ड रखना चाहिए, बट फ्रेश एंट्री कोई डिप मिलता है तो करना चाहिए इसमें। ठीक है, इसी के साथ की एक कंपनी है किर्लोस्कर ऑयल इंजन। किर्लोस्कर ग्रुप अच्छा रीरेट हुआ और मिड टियर कैपिटल गुड्स में देखा जाता है वो। पार्थिव, आपने किर्लोस्कर फेरिस, किर्लोस्कर ऑयल इंजन इनको स्टडी किया है क्या? हाई क्वालिटी मैनेजमेंट, इस बार थोड़ा रिन्यूड बहुत जोश से वापस आए ये सारे मैनेजमेंट, स्टॉक भी ठीक कर रहे थे, अभी साइडवेज चले गए, क्या ये एंट्री का मौका दे रहे हैं? किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स पे हम लोग थोड़ा स्केप्टिकल रहेंगे, क्योंकि अगर इंडस्ट्री का सर्वे करें तो काफ़ी जो बड़े OEMs के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो ये कंपनीज को नहीं मिले, और बेसिकली यहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है। हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो किर्लोस्कर ग्रुप है उसमें से किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स है और किर्लोस्कर फेरस है, ये दोनों कंपनीज पे इन्वेस्टर्स को रडार पे रखना चाहिए। किर्लोस्कर फेरस में हमने देखा कि उन्होंने पिगैन की जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ाई है, और उनकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। तो यहाँ पे भी डी बॉटलनेकिंग करके जो कैपेसिटीज उन्होंने बढ़ाई, आगे जाते जिस तरह से रैंप अप होगा और अभी का जो प्राइसिंग पावर मिल रहा है तो किर्लोस्कर फेरस शुड डू एक्सट्रीमली वेल। ISMT भी जो स्टेक उन्होंने खरीदा है वो भी आगे जाते रैंप अप होगा, तो ओवरऑल आई थिंक किर्लोस्कर फेरस पे हमारी राय बुलिश रहेगी। और किर्लोस्कर न्यूमेटिक की बात करें तो हम जानते हैं कि इसमें बहुत बड़ा एक चेंज हुआ था इन टर्म्स ऑफ मेकिंग दिस कंपनी रन प्रोफेशनली, और कार्बन यूनिवर्सल के मिस्टर श्रीनिवास वो ये कंपनी ज्वाइन किए थे एज अ CEO लेवल, और उसके बाद हमने देखा कि एग्जीक्यूशन काफी सुधरा है, ऑर्डर बुक काफी तगड़ी है, और दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ R&D स्पेंड आल्सो। तो कैपिटल गुड्स में किर्लोस्कर न्यूमेटिक इज आल्सो वन ऑफ द कंपनीज टू रेकन विद। तो यहाँ पे भी आने वाले 2-3 साल में हमें लग रहा है कि अच्छी वैल्यू इधर से भी क्रिएट हो सकती है। बजट तैयार होता है यहाँ, बजट पेश होगा यहाँ, बजट का रिएक्शन दिखेगा यहाँ, इकोनॉमी की दिशा तय होगी यहाँ। आपका पैसा बनेगा सिर्फ यहाँ। ET Now स्वदेश तैयार है, क्या आप भी तैयार हैं? बजट 2023, तरक्की की नई उड़ान। देखिए सबसे धमाकेदार कवरेज। तो बजट की सबसे बेहतरीन कवरेज आप ET Now स्वदेश पर ही देखेंगे, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, बजट से पहले भी, बजट के बाद भी और बजट वाले दिन भी। तो क्योंकि बजट से पहले भी बहुत सारी खबरें हमारे रिपोर्टर सोर्स बेस्ड हैं जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आप तक लेके आते हैं, और खबरें सारी पुष्ट भी हो रही हैं। खैर, बाजार इस बीच थोड़ा अपुष्ट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कोई ज़्यादा दम नहीं दिख रहा। एडवांस डिक्लाइन ठीक है, थोड़ी बेहतर है, लेकिन फिर भी बाजार को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी, ये नहीं चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक्स पे ही आ जाते हैं। इंडेक्स को जो अपना काम करना करेगा, रेंज के अंदर ही चलेगा फिलहाल। तो स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो PNB पे अभी एक ब्लॉक डील लगी है करीब 10 लाख शेयरों की। ये 57-58 के आसपास की डील है। एक बार संतोष आप चेक करेंगे PNB, ये 2-3 दिन का जो तेजी आई थी इस ब्लॉक के बाद रुक तो नहीं जाएगी ये? यस, PNB के स्ट्रक्चर की बात करें तो ओवरऑल बुलिश है स्टॉक। अभी इमीडिएटली अपने 10 दिन के मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है, और जो इसका 20 दिन का मूविंग एवरेज आ रहा है वो अराउंड 56 रुपए के आसपास आ रहा है। तो मेरे हिसाब से 57 से 56 रुपए एक अच्छा बेस है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो बहुत अच्छी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी है। तो 56 रुपए के स्टॉप लॉस से इसमें बाई किया जा सकता है, क्योंकि अगर स्टॉक आपका 58 रुपए के ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो शायद वापस से हमको इसमें 62 रुपए से लेकर 64 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आप स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिएगा 56, क्योंकि उसके नीचे जाता है तो फिर शायद प्रॉफिट बुकिंग का कैंडिडेट बन सकता है। सर, एक आपने आज शेयर दिया था हिंडाल्को। मैं कॉपर वाला शेयर हिंदुस्तान कॉपर खरीदूं, थोड़ा चला भी हुआ बट अभी भी काफी तेज है, या फिर एल्यूमिनियम से जुड़ी हुई कंपनी हिंडाल्को खरीदूं जो आपकी भी कॉल है और करीब 2% ऊपर है। चॉइस करना मुश्किल है कि एल्यूमिनियम ले कि कॉपर ले, या फिर दोनों ही ले लें। संतोष सर, आपको ही बताना है ये।
मैं दोनों पे ही काफी बुलिश व्यू है। हिंडाल्को ने इतना परफॉर्म नहीं किया था, इसलिए आज इसमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है अच्छा खासा। हिंदू कॉपर ऑलरेडी चल चुका है, लेकिन अभी भी स्ट्रक्चर बुलिश है और ग्लोबली आप देखें तो कॉपर के प्राइसेस में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो शायद उसका एक रब ऑफ इफेक्ट देखने को मिलेगा इसमें, क्योंकि अभी जो स्ट्रक्चर टेक्निकल स्ट्रक्चर का जो टारगेट आ रहा है हिंदू कॉपर का वो 146 रुपए तक का आ रहा है, तो अभी भी 15 से 16 रुपए की अपसाइड लगती है इस स्टॉक में। तो यहाँ पर भी करेंट लेवल पर भी पोजीशन बनाई जा सकती है। अगर पोजीशन बनाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस 126 रुपए का रहेगा। तो दोनों ही काउंटर पे बुलिश व्यू है। ओवरऑल मेटल सेक्टर आउट परफॉर्म करते नजर आ रहा है और शायद आज सेक्टर ऑफ द डे मेटल ही हो सकता है। राइट कुछ अपना पुराना डिस्कशन किया हुआ स्टॉक 300 रुपए पे आ गया, त्रिवेणी टर्बाइन। कैपिटल गुड स्टॉक जो मिड टियर कैपिटल गुड स्टॉक्स है वहां पे बहुत कॉन्सेंट्रेटेड बाइंग हो रही है, इसीलिए मैं जेटीएल भी लेके आया था। त्रिवेणी टर्बाइन भी देखिए 300 रुपए के आसपास इस समय आ गया है। कुछ यहां से क्या लगता है आपको, किस लेवल्स तक के लिए खेल सकते हैं? देखिए मीडियम टर्म ट्रेंड तो इसका बहुत ही शार्पली पॉजिटिव हुआ है, बट वॉल्यूम्स जो हैं ये थोड़े से कूल ऑफ होते हुए दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन है विच इज अराउंड 310, इसके आसपास थोड़ी सी इसको मशक्कत करनी पड़े उसको क्रॉस करने के लिए। तो फ्रेश एंट्री तो मैं यहाँ पे नहीं सजेस्ट करूंगा। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो आप बिल्कुल 310 के टारगेट के लिए होल्ड करें। फ्रेश एंट्री मैं कहूंगा 310 का जो ये रेजिस्टेंस जोन है एक बार टेकआउट करता है, फिर आप इसमें एंट्री करें। वंस दिस इज टेकन आउट आई वुडंट रूल आउट अ मूव अंटिल 335। ये जो लेवल्स हैं यहां तक स्टॉक बिल्कुल जाने का दम रखता है। तो 310 फ्रेश एंट्री उसके ऊपर करेंगे, एग्जिस्टिंग पोजीशन बिल्कुल होल्ड करके चलें। डेल्टा कॉर्प को लेके आइए, डिम्पी का पसंदीदा स्टॉक है वो। पता नहीं वो कौन से एंड को ज्यादा पसंद करते हैं, उनके ऑनलाइन गेमिंग को या उनका गोवा वाले बिजनेस को या दमन वाले बिजनेस को। डिम्पी आपका पसंदीदा साइड कौन सा है? नहीं गोवा वाला ये सर, अभी दमन तो पूरी तरह से दिल्ली टू गोवा डायरेक्ट फ्लाइट है वैसे, आपको बता दूं मैं। अब फुल चौको ब्लॉक रहती है, बता रहे थे मुझे कुछ एयरलाइन वाले, लेकिन ये फ्लाइट नहीं ले पा रहा आज क्योंकि उसे कल शाम को नतीजे आए हैं, मायूस करने वाले नतीजे थे थोड़ा। क्या रहा इस क्वार्टर में सॉफ्टनेस वो तो अलग चीज़ है, लेकिन भाव को देखिए 199 का लो बना के स्पॉट में धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। फिनो स्टॉक है। रत्नेश, आप डेल्टा कॉर्प पसंद कर रहे हैं क्या स्टॉक को?